बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और आज का ये जो हमारा सेशन है, एफबीआर की नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उसके मुताल्लिक काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे और जो जॉब के एस्पिरेंट्स हैं वो चाह रहे थे कि मैं उस पर थोड़ी सी गाइडलाइन उनको दे दूं। तो हम आपको नज़र आ रहा हो तो फिर इस पर आगे चल के बात हम करें। तो ये जॉब्स हैं, अनाउंस हुई हैं। मेरे ख्याल में आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। चलें थोड़ा सा मैं इसको रीड आउट करता हूँ। अब थोड़ा विजिबिलिटी आपकी बेहतर हो गई है तो ज़रा इसको चलें, मैं आपने ऐड इसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को डिटेल बताता जाता हूँ कि इसकी क्या ओवरऑल तरीक़ेकार होगा अप्लाई करने का, फॉर्म कैसे फ़िल करना है आपने, और पोस्ट कौन सी हैं, क्या उसकी तरीक़ेकार है, और इसकी आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, ये भी साथ में आपको ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले ऐड पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये तकरीबन 912 पोस्ट हैं, सिचुएशन वैकेंट है और इसकी डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे शो नहीं हो रही। लेटर ऑन जहाँ पे आएगी मैं बात आपको समझा दूंगा कि कितने दिनों के अंदर आपकी एप्लीकेशन जानी चाहिए। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स अगेंस्ट फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन द फील्ड फॉर्मेशन ऑफ इनलैंड रेवेन्यू एफबीआर फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल ऑन लोकल बेसिस इन केस ऑफ वैकेंसीज ऑफ बीपीएस 1 to 5 लोकल होंगी, एंड फ्रॉम कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड ऑफ द प्रोविंस और रीजन कंसर्न इन केस ऑफ वैकेंसीज 6 to 15, यानी कि 1 से लेकर 5 तक लोकल रिक्रूटमेंट होगी और 6 से 15 तक रेलिवेंट जो आपका जहाँ पे डोमिसाइल होगा वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आरटीओ इस्लामाबाद है, ये ऑफिस का नंबर है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन भेजनी होगी। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है कि किस पोस्ट के अगेंस्ट, किस ऑफिस के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सीरियल नंबर 1 पे यहाँ पे आरटीओ इस्लामाबाद, टैक्स हाउस प्लाट नंबर 20, मावर एरिया जी 9/1 इस्लामाबाद। तो इसमें यहाँ पे देखें ऊपर पोस्ट की डिटेल है, यानी कि असिस्टेंट बीपीएस 15 की कोई पोस्ट नहीं है इसकी। इसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की 26 हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 5 हैं, और लाइब्रेरी असिस्टेंट की इस्लामाबाद में कोई नहीं है। यूडीसी की 16 है, एलडीसी की 16 है, डिस्पैच राइडर की 1 है, और नोटिस सर्वर जो नोटिस लगाते हैं बीपीएस 1 की 15 है। इसके बाद चौकीदार की 4 हैं और माली की नहीं है, फराश की भी नहीं है, और इसके बाद सैनिटरी वर्कर की 1 है और बीपीएस इसका भी 1 है। इसी तरीके से आर्मेड गार्ड यानी कि जो सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं 3 उनकी हैं, और बैलिफ जो लगाते हैं जो नोटिस वगैरह वो 13 हैं, नोटिस जाकर सर्व करने वाले बैलिफ, तो ये 13 हैं। तो टोटल इस्लामाबाद आरटीओ इस्लामाबाद की 102 सीटें हैं। अब मैं सिर्फ एक एरिया बताऊंगा और टोटल बताऊंगा, आपने ऐड से खुद देख लेना है कि किसके नीचे कितनी पोस्ट किस जो डेजिग्नेशन की हैं। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर, फर्स्ट फ्लोर टैक्स हाउस सैयद मौज दरिया रोड लाहौर, इसकी 161 सीटें हैं। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस कराची, इसकी 183 हैं। आरटीओ पिशावर इसकी 36 हैं। आरटीओ हैदराबाद 36 हैं। आरटीओ एबटाबाद इसकी 12 हैं। आरटीओ सियालकोट 21 हैं। आरटीओ फैसलाबाद 83 हैं। आरटीओ बहावलपुर 10 हैं और आरटीओ मुल्तान 46 हैं। आरटीओ सखर 8 हैं। आरटीओ रावलपिंडी 52 हैं। आरटीओ गुजरावाला 28 हैं। आरटीओ क्वेटा 23 हैं। आरटीओ सरगोदा 19 हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन आईआर इस्लामाबाद इसकी 15 हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन आईआर हैदराबाद की 6 हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन आईआर मुल्तान 3 हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन आईआर 5 हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन आईआर कराची 3 है, और इसके अलावा चीफ़ कोऑर्डिनेटर कंप्यूटर विंग इस्लामाबाद की 1 है। और फर्दर जो है डाटा प्रोसेसिंग सेंटर आईआर रावलपिंडी सब ऑफिस की 8 हैं। डाटा प्रोसेसिंग सेंटर आईआर लाहौर सब ऑफिस की 8 हैं। डाटा प्रोसेसिंग सेंटर आईआर कराची सब ऑफिस की 32 हैं। डाटा प्रोसेसिंग आईआर पेशावर सब ऑफिस की 2 हैं,
और डाटा प्रोसेसिंग सेंटर IR गुजरांवाला साहब ऑफिस 3 है, और इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग सेंटर IR मुल्तान की 6 हैं। और इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट तो यहाँ पे समरी भी नीचे दी गई, और टोटल जो है 912 सीटें इस तरीके से बनती हैं। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट क्या है, तो असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HEC, और इसमें 28 + 5 साल यानी कि 28 साल अपर एज लिमिट है, और 5 साल की सब के लिए रिलैक्सेशन है, यानी कि इसके लिए आपको कोई क्लेम या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप ये समझिए कि 33 अपर एज लिमिट है, तो 33 अपर एज लिमिट होगी असिस्टेंट की, यानी कि 28 से लेकर 33, और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 30 है अपर लिमिट, और इसके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और प्रेफरेबल स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ मांगा गया है। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट हैं, उसकी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है और मिनिमम स्पीड 80 to 40 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए और 40 वर्ड्स जो हैं वो टाइपिंग में होने चाहिए, और ये वर्ड्स है। तीसरे नंबर पे मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, तो कंप्यूटर के उसको नॉलेज होना चाहिए। ये कंप्यूटर के बारे में तो हम चीज़ें समझा देंगे, अपने कोर्स में चीज़ें शामिल कर देंगे, इसमें परेशानी की आप लोगों को बात नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HEC, यानी कि यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये ज़रूरी है कि उसने कंप्यूटर के साथ कुछ पढ़ा हो, फिजिक्स रखा हो एज ए ऑप्शनल, मैथमेटिक्स में उसने बैचलर किया हो, या स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई होगा तो एलिजिबल होगा। और इसकी स्पीड जो है 10,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर वेरिफिकेशन, यानी कि 1 घंटे के अंदर 10,000 कीज़, उसमें कॉमास भी आएंगे, डॉट भी आएगा, फुल स्टॉप भी आएगा, अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे। और इसकी एज लिमिट विद रिलैक्सेशन 30 मांगी गई है अपर लिमिट, यानी कि विद रिलैक्सेशन। लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रेजुएट विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड एंड नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसकी भी अपर लिमिट 30 है विद रिलैक्सेशन। UDC है इंटरमीडिएट, यानी कि सिंपल इंटरमीडिएट कहा गया, उसमें ICS, ICOM, FSC सारे एलिजिबल हैं, और इसमें भी विद रिलैक्सेशन 30 एज लिमिट मांगी गई है। और लो डिवीजन क्लर्क जिसको LDC कहते हैं मैट्रिक मांगा गया है, और मिनिमम स्पीड जो है 30 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग होनी चाहिए, और 30 ईयर्स अपर एज लिमिट मांगी गई है। इसके बाद आ जाते हैं डिस्पैच राइडर, प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स्ड इन दी ट्रैफिक रूल्स, यानी कि ट्रैफिक वगैरह का उसको कवानीन का पता होना चाहिए, और प्राइमरी पास होना चाहिए, और इसकी एज लिमिट 35 मांगा गया है। नोटिस सर्वर प्राइमरी पास होना चाहिए, अपर एज लिमिट 30 है। चौकीदार प्राइमरी पास, ये माली फ्राश, सैनिटरी वर्कर, आर्मड बैलिफ, ये सारे प्राइमरी पास हैं, और अपर एज लिमिट जो है 30 मांगी गई है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं जो आप लोगों को जो है कंसीडर करनी। द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल ऑन लिंक नंबर, ये मैं फॉर्म पे बात कर दूंगा, और इसके अलावा इसका PDF भी अपने फेसबुक ग्रुप में अवेलेबल कर दूंगा, ऐड का भी, और साथ में जो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी। अपॉन FBR वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये साथ में आपको दिखा दूंगा कि एप्लीकेशन पड़ी हुई है, कहाँ पे पड़ी, वो कैसे सर्च करनी है वो भी बता दूंगा। एंड फील्ड ऑफिस से ड्यूली फिल्ड इन कंप्लीट एंड ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि कंप्लीट फिल करनी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फॉर्म फिल करना है आपने। टू दी एडमिन ऑफिसर ऑफ द रेस्पेक्टिव टैक्स ऑफिस, जिस टैक्स ऑफिस में भी आपने अपनी एप्लीकेशन को भेजना है तो रेस्पेक्टिव एडमिन अफसर को एड्रेस करना है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म इन सेपरेट एनवेलप, यानी कि आपने अगर जो 2-3 जॉब के लिए अप्लाई करना है तो 2-3 एनवेलप और फॉर्म फिल करके आपने भेजने होंगे। क्लियरली मार्क्ड अगेंस्ट द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड ऑब्टेन सेपरेट रिसीविंग ऑफ द सेम, यानी कि आपने अगर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, UDC के लिए अप्लाई किया, तो ऊपर आपने लिखना है अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ UDC या फिर LDC, या फिर अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट या स्टेनोटाइपिस्ट, जिसकी भी आपने एनवेलप के ऊपर वो लिखना है। द एप्लीकेशन सबमिटेड एंड रिसीव्ड इन रॉन्ग ऑफिस विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्टेड। आपने अगर लाहौर के लिए अप्लाई करना था, इस्लामाबाद, उसको डिस्पैच कर दिया तो सिंपल रिजेक्ट है। वैकेंसीज फॉर BS 1 to 5 shall be filled on the local basis in terms of Rule 16, whereas vacancies for BS 6 to 15 shall be filled by persons domiciled in the province or region concerned strictly under Rule 15 of the Civil Servants Appointment, Promotion and Transfer Rule 1973,
विद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 43/2019 R2 डेटेड इतना इतना। तो आपने सिंपल सी बात है कि ग्रेड 1 से लेके 5 तक लोकल जो होंगे उन्हीं को रिक्रूट किया जाएगा, और ग्रेड नंबर 6 से लेके 15 तक जो होंगे, अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब में जितने भी ऑफिसेज हैं कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है प्लीज़ अटैच attested copies of CNIC all relevant documents with application form. Candidates will however be required to bring original documents, educational and experience certificate if any, and one set of the attested copies of documents at the time of interview. तो यहाँ पे कहा गया है कि CNIC प्लस जो मैट्रिक मांगा गया है, इंटरमीडिएट मांगा गया है, जो भी डिग्री मांगी गई उसको अटेस्ट करवा के अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना है। लेकिन जब आप इंटरव्यू टाइम जाएंगे तो भी एक सेट अटेस्टेड करवा के साथ लेके जाना होगा। चौथे नंबर पे है द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज BS 1 से 5 तक जो होंगे हु वर अपॉइंटेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस पैकेज फॉर द फैमिलीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु डाइड इन सर्विस मे आल्सो अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट इफ they intend to apply. They will only be considered if they will formally apply against the specific post. तो जिनके पेरेंट्स में से कोई सर्व कर रहा था या हस्बैंड सर्व कर रहा था या वाइफ सर्व कर रही थी और उसकी डेथ हो चुकी है, अब वो प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के मुताबिक उनको अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, टेम्परेरी वो जॉब कर रहे हैं, तो वो भी प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं जिस पोस्ट के अगेंस्ट वो एलिजिबल है। पाँचवें नंबर पे ऑल अपॉइंटमेंट्स shall be made on merit. However, 10% quota for women, 5% quota for minorities, non-Muslims and 2% quota for disabled person will be reserved for all above posts. As per government instruction, disabled persons are required to submit a certificate as a proof of disability duly issued by the recognized social welfare board, office or other authorized government organization, otherwise they will not be considered against disabled quota. यानी कि उनके पास जो डिसेबल हैं उनके पास डिसेबल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा 10% वोमेन का कोटा है, 5% मिनॉरिटी का है, 2% डिसेबल के लिए है, तो ये सारे लोग अप्लाई इस पर कर सकते हैं। द FBR रिजर्व द राइट टू फिल any vacancy or to increase decrease vary the number of vacancies if the circumstances so warrant. यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मेंशन है उनको बढ़ाया या कम किया जा सकता है। FBR के पास ये मैंडेट है, ये पावर है। सातवें नंबर पे है द कैंडिडेट्स वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर departments organization should and their application through proper channel and the same must be received in respective office before the date of interview. Nevertheless, advance copies can be submitted by the closing date of the application. यानी कि आपके पास प्रॉपर चैनल की ऑथराइजेशन या NOC वगैरह होनी चाहिए और बिफोर द इंटरव्यू आपके पास वो NOC साथ आपने लेके जानी होगी। पाँचवें नंबर पे है 5 years general relaxation and upper age limit has already been included in the column of age limit in terms of establishment division OM number इतना इतना dated 2010. In addition to 5 years general relaxation by the government, other age relaxation एज एडमिसिबल इन द लाइट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो लेटर नंबर 28 2016 का है वो भी यहाँ पे रिप्रोड्यूस है कि 5 साल के साथ एक्स्ट्रा अगर किसी को रिलैक्सेशन चाहिए हो तो वो कौन कौन एलिजिबल है। नंबर 1 कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्केड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ द एक्स वाटा, आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान फॉर ऑल द पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, इनको 3 साल मजीद रिलैक्सेशन मिल सकती है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान फॉर द पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, इनको भी 3 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे रिलीज रिटायर्ड ऑफिसर्स या पर्सनल ऑफ द आर्मेड फोर्सेज पाकिस्तान, इनको 15 ईयर्स और द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्मेड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज़ लेस, यानी कि अगर किसी की 20 साल सर्विस है तो मैक्सिमम 15 साल की रिलैक्सेशन उसको मिल सकती है। अगर 10 साल सर्विस है तो 15 या 10 जो इन दोनों में से कम होगी उसके लिए वो एलिजिबल होगा रिलैक्सेशन के लिए। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसीट एप्लीकेशन, उनको 10 years तक रिलैक्सेशन मिल सकती है और मैक्सिमम जो है 55 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिसेबल्ड पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो, उनको 10 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। विडो सन और डाटर्स ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग द सर्विस, उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। 9वें नंबर पे क्या मिनिमम एंड मैक्सिमम एज शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, तो जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन के लिए उसको देखा जाएगा कि किसी की क्या एज बनती थी, यानी कि उसकी अगर जो रिक्वायर्ड है यानी कि तो उसमें से कम कितनी है, तो अगर वो जो एलिजिबल नहीं है तो भी देखा जाएगा। अगर उसकी एज बढ़ रही है तो भी लास्ट डेट को देखा जाएगा। लास्ट डेट भी आगे आ जाती है तो मेंशन कर लेते हैं कि किस डेट को अपनी डेट अपनी कैलकुलेट करनी होगी। 10वें नंबर पे द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट BPS 15 shall have to undertake 6 weeks whereas UDC and LDC shall be
shall have to undertake 3 weeks of basic IT training course including MS Office conducted by NITB within 1 year of their appointment, otherwise their service will be terminated in light of establishment division ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इतना। यानी कि जब यूडीसी एलडीसी और असिस्टेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो ड्यूरिंग सर्विस आपको करना होगा, जो सर्विस का पहला साल है, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, वो तो सर्विस में होंगे तो करना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेता। यहाँ पे ये समझ आती है कि आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए, बाकी कंप्यूटर के रेलिवेंट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 11वें नंबर पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वेरीफाइड इन केस ऑफ एनी false or forged information. FBR reserves the right to cancel candidature of any person at any stage even after employment if so revealed later, and will initiate legal action against the applicant under the relevant law। यानी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई 2 नंबरी की हुई है, फेक बनाया है या कुछ ऐसा भी मामला होगा तो किसी भी टाइम आपको उस पे लीगल एक्शन के साथ साथ सर्विस से हाथ धोने पड़ेंगे। 12वें नंबर पे द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट where required and only shortlisted candidate will be called for the interview। यानी कि पहले आपका टेस्ट होगा और उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। ऑल दी candidates will be provisionally allowed to appear in the test interview subject to detailed scrutiny verification of their eligibility during the recruitment process। यानी सबसे पहले तो प्रोविजनली आपको टेस्ट के लिए कॉल कर लिया जाएगा, बाद में जो पास होने वाले होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी। 13वें नंबर पे नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू। 14वें नंबर पे लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 20/9, यानी कि सितंबर की 20 लास्ट डेट है जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी एज के लिहाज से भी देखी जाएगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट विल नॉट बी इंटरटेन। और यहाँ पे भी क्लियर करता चलूँ, जिनका रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट इंटर मांगा गया है, बैचलर मांगा गया है, तो वो उस क्लोजिंग डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी का वेटिंग रिजल्ट है तो उसकी कोई यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिल करना है वो कैसे फिल करना है। मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद यहाँ पे नज़र ना आए, लेकिन मैं जब रीड करूँगा तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफिसेज इन इनलैंड रेवेन्यू FBR फॉर BPS 1 से लेके 15 तक है टू बी सबमिटेड इन रेलिवेंट ऑफिस वेयर वैकेंसी एग्जिस्ट। आपने फैसलाबाद में अप्लाई करना है तो उसका नाम लिखना है ऑफिस का, अगर कराची के लिए लिखना है तो उसका ऑफिस, यानी कि जिस पोस्ट के लिए जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपने मेंशन करना है, और ऊपर एड्रेस जो ऐड में दिया गया है वो मैंने डिटेल से आपको पढ़ के भी बताया था। सबसे पहले नेम ऑफ ऑफिस, लेट्स सपोज कोई इस्लामाबाद के लिए अप्लाई करना चाहता है और वो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट में एड्रेस दिया गया है पहले नंबर पे वो लिखेगा। बी में क्या है, नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आपने यूडीसी के लिए, एलडीसी के लिए या जिस पोस्ट के लिए भी आपने लिखा है वो पोस्ट का आप यहाँ पे जिक्र करेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा नेम, आपका अपना नाम, यहाँ पे नाम होगा, कंप्लीट नाम लिखें, कैपिटल में लिखें, फादर नेम लिखें यहाँ पे, और यहाँ पे CNIC नंबर अपना लिखना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, यानी कि अगर फ़र्ज़ किया आप मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के हैं तो मुल्तान लिखें, अगर आप फैसलाबाद के हैं तो फैसलाबाद लिखें, तो प्रोविंस पंजाब के लोग पंजाब लिखें, सिंध के सिंध, और जो जिसका सूबा होगा वो लिखें। इसके अलावा टेलीफोन सेल नंबर यहाँ पे आपने लिखना है, और इसके नीचे ईमेल एड्रेस अपना लिखना है, और अगर ईमेल एड्रेस आपका नहीं है तो अपना बना लें। परमानेंट एड्रेस, घर का एड्रेस लिखेंगे, और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, फर्ज कि आपका घर कहीं गांव में है और वहाँ पे पोस्ट नहीं आती है इन टाइम, तो किसी रिलेटिव, दोस्त या रिश्तेदार जो डाक खाने के करीब सिटी में रहता हो उसका अगर एड्रेस देना चाहें, शॉप का एड्रेस देना चाहें, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस का एड्रेस देना चाहें तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो 9वें नंबर पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड एडिशनल रोज मे बी एडेड इफ़ रिक्वायर्ड। डिसेंडिंग का मतलब ये है कि सबसे टॉप पे जो हायर क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद आपकी फर्स्ट किया बैचलर है, बैचलर टॉप पे लिखें, इंटर है उसके बाद लिखें, मैट्रिक उसके बाद लिखें, अगर मिडल वगैरह सो ऑन आपकी प्राइमरी तक रिक्वायर्ड है तो आपने वो सारी लिखनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस इफ एनी, तो जो रिसेंट है वो सबसे पहले लिखें, उसके बाद दूसरा जो पहले आपने छोड़ा हुआ था उस पर आपने एड्रेस जो एक्सपीरियंस रेलिवेंट है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट जिसमें आप काम कर रहे थे, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या काम करते थे, ड्यूरेशन किस डेट से किस डेट तक आपने काम किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन। फॉर दी कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस इफ़ एप्लीकेबल, तो जो अगर पहले सर्विस कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ प्रेजेंट पोस्ट एंड BPS। अगर LDC या जो नायब कासिद के तौर पे कोई भी किसी भी पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने वो लिखना होगा। इसके बाद है नेम ऑफ ऑफिस, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा 12वें नंबर पे शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट LDC, तो आपने जितनी आपकी स्पीड है अभी अप्रॉक्सीमेटली वो आपने लिख देनी है, या जितनी रिक्वायर्ड है वो लिख दें, बाद में आपको वो स्पीड बनानी पड़ेगी। 13वें नंबर पे की पर आर डिप्रेशन
कि जिसको KPHD कहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर, 1 घंटे में आप कितने 1000 वर्ड्स लिख सकते हैं, यानी कि 10,000 अगर मांगा गया है तो आप कितने लिख सकते हैं 1 घंटे के अंदर, तो वो आपने लिखने हैं। अप्रॉक्सीमेटली जितना मांगा गया वही लिखें, लेटर ऑन प्रैक्टिस करके उस स्पीड तक पहुंच जाएं। 14वें नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्पैच राइडर। लाइसेंस नंबर आपका क्या है, लाइसेंस कैटेगरी किसकी है, LTV है, HTV है, मोटरसाइकिल का है, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू क्या है, एक्सपायर कब हो रहा है। तो यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन देना है जो हलफनामा होता है, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। आई अंडरस्टैंड दैट इन केस ऑफ डेलिब्रेट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, false or forged information, the employer reserve the right to cancel my candidature, appointment, employment at any stage, even after employment, if so revealed after, besides any other action as per the laws, rules and regulation of the government। यहाँ पे आप अपने नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे और डेट लिख देंगे, और उसके बाद आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अप्लाई जो अटैच करके वो रेलिवेंट एड्रेस पे भेज देने हैं। और 20 सितंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। तो बाकी जो है इंशाल्लाह हम इसका एक ही कोर्स स्टार्ट करेंगे। जितने भी इस जो जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनका हम एक कोर्स डिज़ाइन करेंगे जो जनरल नॉलेज बेस्ड होगा, और मोस्ट प्रोबेबली और अप्रॉक्सीमेटली पेपर भी इसी तरह का होता है जिसमें पाकिस्तान फेयर, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश और बेसिक मैथ वगैरह के पार्ट्स होते हैं। तो हम सिलेबस एक ऐसा बनाएंगे कि FBR की जनरल रिक्रूटमेंट के जो BPS 1 से लेके 15 तक जितने भी जो होंगे अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस कोर्स की हम फ़ीस भी मुनासिब रखेंगे, 3000 इस कोर्स की फ़ीस होगी, और आपके पास उसकी मेंबरशिप जो है अनटिल एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, और आप उस पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अलावा FBR के बारे में भी हम जो जनरल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो भी हम अवेलेबल कर देंगे, ताकि इंटरव्यू टाइम आपको छोटे मोटे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको आइडिया हो। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका MCQ पैटर्न का टेस्ट होगा उसकी हम तैयारी करवाएंगे। लेटर ऑन जो क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू का, अगर वो तैयारी करना चाहेंगे तो वो बाद में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे ये जो फर्स्ट बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका कोर्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com। और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन या प्रोसीजर ज्वाइन करने के लिए आपने पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपनी पोस्ट का नाम लिखें, अपना नाम लिखें और भेज दें कि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें प्रोसीजर बता दें तो हम आपको डिटेल से प्रोसीजर बता देंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें आपको कंप्लीट अवेयरनेस और डिटेल बतानी थी। बाकी सैलरी के बारे में लोगों को क्वेश्चन होता है, तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी सैलरी होती है, तो प्रमोशन के भी चांसेस ज़ाहिर बात है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आप एजुकेशन अगर इंप्रूव करें, इंटर अगर है, मैट्रिक है, तो एजुकेशन इंप्रूव करके लेटर ऑन इंस्पेक्टर और इस तरह की जितनी भी पोस्ट आती हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं पहले जॉब नहीं कर रहे वो तो लाजमी तौर पे जॉब करें, और जब जॉब के लिए आपने अप्लाई करना तो अच्छे से तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही ब्राइट हो जाते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।